हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को। लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद से मामला कर दिया, इसके बाद से कोई आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। एक समाज का नेता होने के नाते, बड़े नेता होने के नाते, तो पूरे समाज के बारे में बात करना चाहिए, पूरे समाज की बेहतरी के लिए बात करना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त चिराग पासवान के आवास पर मौजूद है और आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस पीसी को संबोधित किया है एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती ने। देखिए, आपको बता दें कि इस पीसी के दौरान अरुण भारती ने कई बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर सांसद अरुण भारती, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा यह है कि कल रांची में पार्टी की एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और उसमें रांची में ही इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखने का एक बड़ा मकसद भी था। और इसमें आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। उनका टर्म पूरा हो रहा था, कार्यकाल पूरा हो रहा था। उसके बाद जो अगले 5 सालों के लिए चुनाव होना था वो रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रखा गया। इसके अलावा हमारे कुछ प्रस्ताव भी थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देने थे। पिछले कुछ दिनों में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उसको भी रखना था, कार्यकारिणी में उसको पारित करवाना था। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अगले 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का, हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और बिहार के लोगों के मुद्दों को उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है। और हम लोगों को शपथ भी दिलाया गया है कि इस मामले में हम लोगों को सजग रहना है, ऐसे मुद्दों को उठाते रहना है। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव पारित हुए पिछले कुछ दिनों में, जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था जिस पे पार्टी का स्टैंड रहा, या वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पे जो हम लोगों का स्टैंड रहा है। क्योंकि मैं खुद वक्फ बोर्ड के जेपीसी का मेंबर हूँ, हमारी पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने बड़ी ही मजबूती से मुस्लिम समाज की जो चिंताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी कुछ कंसर्न्स थे, उसको हम लोगों ने जेपीसी में रखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनके विचारों को सुना जाए और उनकी जो भी चिंताएं हैं उसको लेकर के उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा मैं वेलफेयर ऑफ एससी कमेटी का भी मेंबर हूँ और उसमें जो भी जहानाबाद में और मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई थी उसको हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा जो लैटरल एंट्री वाला जो मामला था जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का आगे से ध्यान रखा जाए, इस मामले को उठाया गया है। उस पर एक अलग से कमेटी भी अपनी तरफ से जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे से कोई भी सरकारी नीतियां होगी उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। साथियों, ये जरूरी है जानना कि लैटरल एंट्री की जब हमारी पार्टी बात करती है तो सिर्फ वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की बात नहीं करती। आरक्षण के प्रावधानों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, अति पिछड़ा है, उनके भी अधिकार की बात करते हैं। उसमें जो ईडब्ल्यूएस है, जो जिसको 10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं। तो आरक्षण के प्रावधानों में ये सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए
वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव है अलग अलग राज्यों में उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं और खास करके जो झारखंड राज्य है जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे भी वहाँ एमएलए एमपी बने। हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा साथियों एक और भी मुद्दा है ये जिसपे भी पीछे राहुल गांधी जी ने भी कास्ट सेंसस पे उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने भी एक मुद्दा उठाया हुआ है। हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आप बोलते हैं कि हम लोग जातीय जनगणना कराने की बात है, तो जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस की सत्ता में रहती क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपनी सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जाति जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं। सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, तो चुप्पी साध देते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तभी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला बन गया, उसके बाद से उनको आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं जुड़ी है। तो ये सब मुद्दे थे जिसपे आप लोग को अपडेट करना था और मुझे यकीन है आप लोगों को भी कुछ सवाल होंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे। पहले किसान बिल वापस ले चुकी है, नेशनल बिजली का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, तब में उन्होंने बैकफुट पे आए हैं और एमपीएस में भी अब वो यूपीएस में डाल दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जितने बनाए जा रहे योजना जो बिल लाए जाते हैं उसमें क्या सोचा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है बनाने के पहले, या आप लोग बताया नहीं दी जाती है? क्योंकि एमपीएस तो पहले कहीं बोल रहे थे, अब यूपीएस को सही। देखिए यूपीएस का जो मुद्दा है अभी पिछले शनिवार को आया है, अभी हम लोग अध्ययन कर ही रहे हैं इसका, लेकिन हम लोगों का मानना है कि मध्यम वर्ग के लिए उनको राहत देने के लिए एक ये अच्छा आया हुआ है यूपीएस की, और इस पे फर्दर कोई और मैं आपको टिप्पणी कर पाऊँ, कोई और जानकारी दे पाऊँ, हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। जब हम पूरा इसका पॉलिसी स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम आपको विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। वापस क्यों ले लिए जाते हैं? पहले एमपीएस को अच्छा बता रहे थे, अब यूपीएस को अच्छा बता रहे हैं। किसान बिल भी वापस किया गया, नेशनल बिल भी वापस किया गया, ऐसे क्या बात हो जाती है कि वापस देना पड़ता है? आप लोग क्या सहमत होते हैं? पहले आप लोग को पूछा जाता है बताने या नहीं पूछा जाता है? क्योंकि आप लोग विरोध करते हैं उसका। देखिए जिस मामलों पे हम लोगों को रहा है कि
हमारे समाज की या हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है, जो प्रमुख मुद्दा है, उससे अगर सहमत कोई पॉलिसी नहीं आता है तो उस बारे में हम लोग अपनी चिंताएं, अपने कंसर्न्स अपने सरकार के मुखिया के पास रखते हैं। और फिलहाल आपका जो सवाल है यूपीएस पे और एनपीएस पे, मैं जब तक यूपीएस को और एनपीएस से ढंग से कंपेयर नहीं करके कर लूंगा, मैं आपको इस पे पूरी जानकारी देना मेरी तरफ से बेईमानी होगी। तो कुछ समय दिया जाए, इस पे हम लोग अपना रिसर्च पूरा कर लें, इसके बाद इसका आपको बेस्ट जानकारी होगी। देखिए, जब सरकार गठबंधन की सरकार बनती है तो सबको पता होता है कि ये इसमें हर पार्टी जो आती है वो अपने कॉमन मुद्दे पे आती है। और मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस जो है हम लोग का मुद्दा रहा है, और इस बारे में कोई भी इस तरह का मुद्दा आता है जिसमें कास्ट सेंसस की पॉलिसी बनती है, उसी बेसिस पे अलग अलग समाज की बेहतरी के लिए तो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। और इसीलिए हम लोग जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है सरकार के सामने उठाते हैं। और देखिए, होना भी चाहिए, अगर कोई गठबंधन में दल है, उसकी कोई चिंताएं है, कोई कंसर्न्स है, तो अपने सरकार के मुखिया के पास तो रखेगा ही, बताएगा ही उनको। इसीलिए हम लोग अपना मुद्दा जो है सरकार के मुखिया को बताते रहते हैं। देखिए, लोकसभा नहीं चल रहा है, सारे के सांसद अपने अपने जो है क्षेत्रों में व्यस्त हैं, लेकिन जैसे ही पहला मौका मिलेगा हम लोग जरूर बात करेंगे। बहरहाल मैं बता दूं कि माननीय जीतनराम मांझी जी जब वर्गीकरण की बात करते हैं आरक्षण में, तो एक बहुत छोटे तबके की बात करते हैं। एक समाज का नेता होने के नाते, बड़े नेता होने के नाते उनको पूरे समाज के बारे में बात करना चाहिए, पूरे समाज की बेहतरी के लिए बात करना चाहिए। मुजफ्फरपुर की एक बेटी जो है वो पंखे पे झूली हुई है, लेकिन विपक्ष जो है कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश है और कानून जो है इस पे बस लेपापोती कर रही है। उनके परिजन का भी आरोप लगाया दलित से। कौन सी 1 अगस्त को आशा नाम की लड़की है जो उसका उसके साथ इस बारे में हमको जानकारी मिली, मैं आपको लेकिन पिछले 3 चुनाव को देखा जाए विधानसभा में बिहार में, तो आप लोग बहुत नीचे आ गए, 3-2-1। बिहार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है विधानसभा में, आप दूसरे राज्यों के लोग रुख कर रहे हैं। किसने कहा बिहार का चुनाव थोड़ी हो गया, जो आपको पता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, पिछले 3 चुनावों में जो भी हुए, अभी का आप देखिए कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं, जनता के मुद्दों को बड़ी प्रखरता से उठाने में लगे हुए हैं, और समाज की जो भी चिंताएं हैं, जो भी कंसर्न्स है, उसको उठा करके सरकार में रहते हुए भी मुद्दों को उठा करके सरकार के सामने रहते हैं, उनको समझाते हैं और एक ऐसा समाधान लाने की कोशिश करते हैं जो सभी पक्षों को मंजूर हो। तो ऐसे में वो सफल रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, भले ही पिछले चुनावों में जो भी चल रहा हो, आगे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। बहरहाल अगर कोई भी ऐसा कार्य सरकार की तरफ से किया जाता है जिसमें अलग अलग समाजों के अपनी अपनी चिंताएं और कंसर्न सामने आती हैं, तो एक अलाय होने के नाते, एक गठबंधन का दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उन सारी चिंताओं को, कंसर्न्स को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनको समझाया जाए कि उस समाज की चिंताओं को भी एड्रेस करना जरूरी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी भी सारे समाज की समस्याएं हम रखते हैं, कोई भी अलाय रखता है उनको सुनते हैं और उसके फिर वो समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आपने ऐसा भी निकट भविष्य, निकट इतिहास में भी देखा होगा।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं एलजेपीआर सांसद अरुण भारती जी। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस पीसी के जरिए कई बातों का जिक्र हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जिक्र राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी हुआ है। बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।